नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। दोस्तों, तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ कहानियां बस कहानी नहीं होती, जैसे किसी की जिंदगी के पन्नों में छिपा सच जो वक्त के साथ मिट तो जाता है, पर उसकी परछाइयां अब भी हवा में तैरती रहती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है। ना इसमें कोई तांत्रिक है, ना कोई टोना टोटका। बस दो इंसान हैं जो एक दूसरे से प्यार करते थे और मौत के बाद भी उस प्यार से मुक्त नहीं हो पाए। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से, भानपुर। रातें यहां हमेशा थोड़ी अजीब सी लगती थीं, जैसे हवा में कोई धीमी सी सरसराहट, कोई अनकही बात, कोई अधूरा किस्सा। और उसी कस्बे में रहती थी नेहा, और वहीं पर तैनात था सुबोध कुमार, जो थाने में सब इंस्पेक्टर था। कहानी सुनने वाले कहते हैं कि यह सब 2016 की एक बरसाती शाम से शुरू हुआ। भानपुर की सड़कें कीचड़ में डूबी थीं, बिजली बार बार जा रही थी और हवा में मिट्टी की गंध थी। सुबोध थाने से ड्यूटी खत्म करके घर लौट रहा था। उसकी यूनिफॉर्म भीग चुकी थी, मगर चेहरा हमेशा की तरह शांत था। गांव के चौक से होते हुए जब वह अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे सड़क किनारे एक लड़की खड़ी दिखी। लाल साड़ी पहने, सिर झुकाए, हाथ में छतरी थी। लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि छतरी का कोई फायदा नहीं था। वो रुका। बाइक की हेडलाइट में उसका चेहरा साफ दिखा। वो लड़की नेहा थी, कस्बे के स्कूल में टीचर थी। सुबोध ने पूछा, इतनी रात को यहां? घर नहीं गई अभी तक? नेहा ने बस हल्की सी मुस्कान दी। बस रास्ता खराब है, सोचा थोड़ा रुक जाऊं, बारिश कम हो जाएगी। सुबोध ने हंसकर कहा, अगर आप बुरा ना माने तो मैं छोड़ देता हूं। वैसे भी इस वक्त सड़क पर कोई नहीं मिलेगा। पहले तो नेहा ने मना किया, फिर बारिश और तेज हो गई। आखिरकार उसने धीरे से कहा, ठीक है, छोड़ दीजिए। बस वहीं से शुरुआत हुई। रास्ते भर ज्यादा बात नहीं हुई। सुबोध को बस इतना पता चला कि नेहा नई नई यहां ट्रांसफर होकर आई है और अकेली रहती है, स्कूल के पास बने सरकारी क्वार्टर में। जब वो उसे छोड़ने पहुंचा तो नेहा ने धन्यवाद कहा और मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर लिया। पर अजीब बात यह थी कि जब दरवाजा बंद हुआ तो भीतर से उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, जैसे कोई फुसफुसाकर बोला हो, फिर मिलेंगे। सुबोध ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बारिश रुक चुकी थी। हवा में अब सिर्फ मिट्टी की गंध नहीं, कुछ और था, जैसे किसी पुरानी याद की खुशबू। अगले कुछ दिनों तक नेहा और सुबोध का यूं ही मिलना जुलना बढ़ता गया। सुबोध अक्सर स्कूल के सामने से गुजरता तो नेहा उसे हाथ हिलाकर नमस्ते कह देती। धीरे धीरे वो बातें बढ़ी, फिर चाय पर मुलाकातें होने लगी। नेहा हंसमुख थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी ने भी नोटिस नहीं किया। एक अजीब सी उदासी, जैसे वो किसी दर्द को छुपाने की कोशिश कर रही हो। कई बार जब वो हंसती तो उसकी मुस्कान में एक पल को ऐसा लगता जैसे वो कहीं और खो जाती हो, किसी पुराने जख्म में। सुबोध को उसकी ये रहस्यमय अदा खींचती थी। वो पुलिस वाला था, हर चीज की तह में जाने की आदत थी, लेकिन नेहा के मामले में वो बस चाहता था कि वो मुस्कुराती रहे। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त नेहा ने उसे बुलाया, सुबोध जी, आज आप फुर्सत में हैं? हाँ, क्यों? बस थोड़ा टहलना है। बारिश के बाद की हवा बहुत अच्छी लगती है। दोनों कस्बे के पुराने हिस्से की तरफ निकल गए, जहां अब कोई नहीं रहता था। वो रास्ता पुराने बंगलों से होकर जाता था, जिनमें अब सिर्फ दीवारें और चुप्पी बची थी। नेहा चलते चलते बोली, आपको डर नहीं लगता यहां? सुबोध मुस्कुराया, डर? मैं पुलिस वाला हूं, मुझे तो बस झूठ से डर लगता है। नेहा हल्का सा मुस्कुराई, तो फिर मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। उसने ये बात इतनी धीमे, इतने अजीब लहजे में कही कि सुबोध कुछ पल के लिए रुक गया। उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। उस रात के बाद दोनों की मुलाकातें और बढ़ गईं। नेहा उसके घर आने लगी, खाना बनाती, हंसती, कहानियां सुनाती। धीरे धीरे सुबोध को महसूस होने लगा कि वो उससे प्यार करने लगा है। पर सब कुछ इतना आसान नहीं था। कस्बे में लोग बातें करने लगे थे। कुछ कहते, वो नेहा जो स्कूल में पढ़ाती है, उसका कोई अतीत है। किसी ने कहा, वो जिस क्वार्टर में रहती है वहां पहले कोई और टीचर थी जिसकी मौत हो गई थी। सुबोध ने ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक रात सब बदल गया। रात के करीब 12 बजे होंगे। सुबोध अपने घर में अकेला था। बाहर तेज हवा चल रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई 3 बार।
बहुत धीरे धीरे। वो उठा, दरवाजा खोला। बाहर नेहा थी, वही लाल साड़ी में, पूरी भीगी हुई, आंखों में आंसू। सुबोध ने पूछा, क्या हुआ? नेहा ने कांपते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, मेरे कमरे में कोई है। सुबोध ने उसे अंदर आने दिया। वो कांप रही थी, उसके हाथ ठंडे थे जैसे बर्फ। चलो, मैं चलकर देखता हूं, उसने कहा। नेहा ने सिर हिलाया, नहीं अभी मत जाओ, बस थोड़ी देर यहीं रहो। वो सोफे पर बैठ गई, सिर झुकाकर। सुबोध ने रसोई से तौलिया लाकर दिया, पर नेहा ने लिया नहीं। वो बस धीमे से बोली, सुबोध जी, अगर मैं कभी अचानक गायब हो जाऊं तो मुझे ढूंढने मत आना। सुबोध ने चौंक कर पूछा, क्यों? वो मुस्कुराई, मगर उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं थीं। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ वक्त के लिए जिंदा रहते हैं, और मेरा वक्त शायद खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो उठी, दरवाजे की तरफ चली गई और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। सुबोध ने पीछे से आवाज दी, नेहा, पर वो मुड़ी नहीं। सड़क पर धुंध छा चुकी थी और नेहा उस धुंध में गुम हो गई। अगले दिन स्कूल बंद था। टीचर्स बोले, वो तो 2 दिन पहले से नहीं आई। सुबोध को यकीन नहीं हुआ। उसने उसके क्वार्टर जाकर देखा। दरवाजा खुला था, अंदर सब ठीक ठाक था, लेकिन कमरे में एक गहरी ठंड थी और मेज पर वही लाल साड़ी नीटली तहकी हुई रखी थी। सुबोध वहीं खड़ा रह गया। उसे लगा जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हो। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था, बस दीवार पर परछाई थी 2 लोगों की। उस रात के बाद से सुबोध के लिए सब कुछ बदल गया। सुबह जब वो उठा तो उसे लगा कि शायद कल जो कुछ हुआ वो बस कोई सपना था। लेकिन जब उसने मेज पर वो लाल साड़ी रखी देखी, वही साड़ी जो नेहा ने पिछली रात पहनी थी, तो उसे एहसास हुआ कि यह सपना नहीं था। कमरा ठंडा था, जैसे किसी ने वहां बहुत देर तक खिड़कियां खोल रखी हों। दीवारों पर नेहा की परछाई नहीं थी, लेकिन हवा में अब भी उसकी खुशबू थी, वो हल्की सी चंपा की महक जो नेहा के बालों में रहती थी। सुबोध ने खुद को संभाला। वो पुलिस वाला था और हर बात को सबूतों में तोलने की आदत थी। उसने सबसे पहले स्कूल जाकर पूछताछ की। स्कूल की प्रिंसिपल मीरा मैडम, उम्र करीब 50 साल, बोली, नेहा 3 दिन से स्कूल नहीं आई, किसी को बताया भी नहीं, उसका फोन भी बंद जा रहा है। क्या उसका कोई परिवार है? नहीं बेटा, जितना हम जानते हैं वो अकेली थी। बोली थी कि उसके माँ बाप अब नहीं हैं और कोई भाई बहन नहीं। सुबोध ने फिर पूछा, वो जिस क्वार्टर में रहती थी, पहले वहां कौन रहता था? मीरा मैडम थोड़ी देर चुप रहीं, फिर धीमे स्वर में बोली, वो कमरा पहले भी एक टीचर को दिया गया था। ऋतु शर्मा नाम था उसका। उसकी मौत हो गई थी, कहते हैं हार्ट अटैक से, लेकिन लोग कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि वो कमरे में अकेली नहीं थी। सुबोध की भौहें सिकुड़ गईं। वो कमरे में गया, वही कमरा जहां नेहा रहती थी। कमरा साफ सुथरा था, टेबल पर किताबें सजी थीं और दीवार पर कुछ पुराने फोटो चिपके थे, जिनमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे, लेकिन एक फोटो कोनों से हल्का जला हुआ था। उस फोटो में नेहा थी और उसके साथ एक और औरत, शायद वही ऋतु शर्मा। सुबोध ने फोटो उठाई, ध्यान से देखा। दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन फोटो के पीछे कुछ लिखा था, तुम वही हो जो मैं कभी थी। ये लाइन पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सुबोध उस शाम थाने लौटा तो उसके साथी कांस्टेबल जयपाल ने पूछा, सर, आप उस नेहा मैडम के चक्कर में परेशान हैं क्या? सुना है वो बहुत अजीब थी। अजीब मतलब? जयपाल बोला, सर, मैंने खुद देखा था एक बार। रात के 12 बजे वो स्कूल के मैदान में अकेली खड़ी थी, बाल खुले, बिना चप्पल के। मैं दूर से गया तो वो पलटी ही नहीं और फिर गायब हो गई। सुबोध झल्लाया, तुम लोगों को हर चीज में भूत दिखता है, लेकिन उसके मन में भी हलचल थी। उस रात सुबोध ने पहली बार नेहा का सपना देखा। वो उसी लाल साड़ी में थी, उसी मुस्कान के साथ। वो बोली, मैंने कहा था ना, मुझे ढूंढने मत आना। सुबोध ने सपने में उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ ठंडा था, बिल्कुल बर्फ जैसा। अचानक उसके कान में एक अजीब सी आवाज गूंजी, किसी ने मुझे मरने नहीं दिया। और तभी सुबोध की आंख खुल गई। कमरे की खिड़की खुली थी, पर हवा नहीं चल रही थी। फिर भी पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई वहां खड़ा हो।
अगले दिन सुबोध ने पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू की। उसे रितु शर्मा की डेथ रिपोर्ट मिली। मौत की तारीख 12 मार्च 2015, कारण कार्डियक अरेस्ट, रात 2:10। जगह वही क्वार्टर नंबर 7, सरकारी स्कूल परिसर, लेकिन नीचे एक लाइन लिखी थी, किसी ने दरवाजा अंदर से बंद किया था। रिपोर्ट में यह भी दर्ज था कि पड़ोसियों ने कमरे से किसी औरत की रोने की आवाजें सुनी थीं, ठीक उसके मरने से पहले। सुबोध अब समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ना तो नेहा का कोई ठिकाना था, ना उसकी कोई सूचना। वो हर शाम स्कूल के आसपास घूमता, बस इस उम्मीद में कि शायद नेहा फिर दिख जाए। 3 दिन बीत गए। फिर एक रात जब वो थाने से लौट रहा था तो सड़क के किनारे वही जगह दिखी जहां उसने पहली बार नेहा को देखा था। बारिश हो रही थी और हेडलाइट में उसे फिर वही आकृति दिखी, लाल साड़ी, खुले बाल, सिर झुकाए। दिल धड़क उठा। वो बाइक रोककर उतरा। नेहा! वो आकृति धीरे धीरे मुड़ी। उसका चेहरा वही था, लेकिन आंखें अब लाल थीं, चमकती हुई, और होंठों पर वही पुरानी मुस्कान। वो बोली, तुम्हें कहाँ था? मुझे ढूंढने मत आना। सुबोध एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने देखा नेहा के पैरों के नीचे की जमीन गीली नहीं थी, जबकि बारिश हो रही थी। पानी गिर रहा था, लेकिन उसके ऊपर से फिसल नहीं रहा था, जैसे वो वहां थी ही नहीं। सुबोध के कदम वहीं जम गए। वो बोलना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। नेहा ने धीरे से कहा, जो अधूरा रह जाता है वो लौटता जरूर है। और अगले ही पल वो वहां नहीं थी। सिर्फ उसकी साड़ी का एक कोना सड़क पर पड़ा था, भीगा हुआ, कीचड़ में। सुबोध ने साड़ी उठाई। ठंडी थी, लेकिन उस पर खून के छोटे छोटे निशान थे। वो घबरा गया, लेकिन फिर भी थाने नहीं गया। उसने साड़ी को अपने कमरे में रख लिया। उसे लगा शायद कल कोई और सुराग मिलेगा। पर अगले दिन जब वो उठा तो मेज पर साड़ी नहीं थी, और दीवार पर 2 परछाइयां थीं, एक उसकी और एक किसी और की, जो हिल नहीं रही थी। सुबोध ने अब ठान लिया था, वो जानेगा कि आखिर नेहा कौन थी और रितु शर्मा की मौत से उसका क्या रिश्ता था। उस रात वो थाने से सीधा स्कूल के क्वार्टर पहुंचा। वो पुराना कमरा नंबर 7 जहां नेहा रहती थी, अब वो खाली था। ताले में जंग लग चुकी थी। हवा में एक सीलन की गंध थी। पास की दीवार पर किसी ने सफेद चूने से लिखा था, यहां कोई नहीं रहता, लेकिन अंदर से जैसे कोई सांस ले रहा हो। सुबोध ने दरवाजा तोड़ा। कमरे में अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। दीवारों पर नमी, टूटा आईना और कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हवा में कुछ ऐसा था जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। टेबल पर वही पुरानी नेहा की किताबें थीं और एक नोटबुक, आधी फटी हुई। उसने टॉर्च एक तरफ रखी और नोटबुक खोली। पहले कुछ पन्ने स्कूल की नोट्स जैसे थे, हिंदी व्याकरण, कविताएं, बच्चों के टेस्ट पेपर। फिर अचानक तीसरे पन्ने पर लिखा था, मुझे अब उसकी आवाज सुनाई देती है। वो मुझसे बात करती है, कहती है कि मैं अब उसकी जगह हूं। सुबोध ने पन्ना पलटा। अगले पन्ने पर कुछ शब्द धुंधले थे, जैसे किसी ने आंसुओं से गीला कर दिया हो। कल रात फिर वो आई थी, शीशे में खड़ी थी, वही चेहरा, वही साड़ी, बस इस बार उसने मेरा नाम लिया। सुबोध की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शीशे की ओर देखा, टूटा हुआ था, पर उसके बीच में अजीब सा पैटर्न था, जैसे किसी के उंगलियों के निशान हों। वो आगे बढ़ा और कमरे का हर कोना देखा। फर्श के पास एक जगह थोड़ी उभरी हुई लगी। उसने वहां टॉर्च डाली। मिट्टी थोड़ी नई दिखी। थोड़ी खुदाई की तो एक पुराना लॉकेट निकला। लॉकेट में 2 फोटो थे, एक रितु शर्मा की और दूसरी नेहा की। दोनों के चेहरे एक जैसे थे, इतने कि अगर कोई ध्यान से न देखे तो कहे कि ये एक ही औरत है। सुबोध ने लॉकेट अपनी जेब में रखा और बाहर निकल गया। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकला तो हवा अचानक रुक गई और पीछे से किसी ने धीरे से कहा, मत ले जाओ उसे। वो पलटा, कोई नहीं था, बस दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रात में थाने लौटते वक्त वो बिल्कुल खामोश था। जयपाल ने पूछा, सर कुछ मिला क्या? सुबोध ने बस कहा, बस एक लॉकेट। जयपाल ने मजाक में कहा, सर ऐसे कमरे में अकेले गए, वहां तो भूत रहते हैं। सुबोध हंस पड़ा, लेकिन उसकी हंसी में डर छिपा था, क्योंकि जैसे ही उसने जेब टटोली, लॉकेट वहां नहीं था। रात के करीब 1 बजे सुबोध के कमरे में फिर वही आवाज गूंजी, धीमी, फुसफुसाती, जैसे कोई बहुत पास से बोल रहा हो। वो मैं नहीं थी,
मैं बस उसकी परछाई थी। सुबोध झटके से उठा, टॉर्च ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन खिड़की के शीशे पर धुंध से लिखा हुआ था, कमरा नंबर 7 में देखो, नीचे। अगले दिन वो फिर गया। इस बार साथ में जयपाल को भी ले गया। कमरे की जमीन के उस हिस्से को उसने पूरी तरह खोदने का फैसला किया। करीब आधा घंटा खुदाई के बाद मिट्टी से कुछ निकला। एक पुराना लकड़ी का बक्सा, बक्से के अंदर एक औरत का दुपट्टा, कुछ पुरानी चिट्ठियां और एक पुलिस की टोपी। सुबोध के चेहरे का रंग उड़ गया। वो टोपी उसी जैसी थी जैसी वो खुद पहनता था, और उस पर लिखा था एस कुमार। जयपाल ने घबराकर कहा, सर, ये तो आपका नाम है। सुबोध बोला, हाँ, लेकिन ये तो असंभव है। उसने बक्से की चिट्ठियां खोली। पहली चिट्ठी पर तारीख थी 10 मार्च 2015, यानी ऋतु शर्मा की मौत से 2 दिन पहले। उसमें लिखा था, प्रिय सुबोध, तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता हमारे बीच क्या रिश्ता है, लेकिन मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। अगर कभी मैं इस दुनिया से चली भी गई तो शायद किसी और रूप में लौट आऊं तुम्हारे पास, ऋतु। सुबोध के हाथ कांप गए। वो सोचने लगा, क्या ये वही ऋतु है? क्या उसने ही नेहा के रूप में लौटकर उससे फिर मुलाकात की? जयपाल डर गया। सर, ये तो बहुत गड़बड़ लग रहा है, चलिए यहां से। पर सुबोध रुक गया। नहीं जयपाल, अब सच सामने आएगा। उसी वक्त कमरे की बत्ती अपने आप जल गई। कमरे में कोई नहीं था, पर हवा भारी थी। आईने में कुछ झलक रहा था। एक चेहरा लाल साड़ी में मुस्कुराता हुआ। वो चेहरा नेहा का था। वो धीरे से बोली, कहाँ था ना, कुछ अधूरा था, अब पूरा कर दो। सुबोध ने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम, ऋतु या नेहा? वो मुस्कुराई, दोनों, क्योंकि तुमने मुझसे दोनों बार वादा किया था साथ निभाने का। अचानक टॉर्च बंद हो गई और कमरे में बस उसकी आवाज रह गई। अब मेरा वक्त पूरा हो गया सुबोध। और हवा में उसकी साड़ी का लाल रंग फैल गया, धीरे धीरे दीवारों में समा गया, जैसे किसी ने रंग उड़ेल दिया हो। सुबोध वहीं बैठा रह गया। जयपाल ने उसका कंधा पकड़ा। सर, यहां से चलिए। सुबोध कुछ नहीं बोला। उसकी आंखों में सिर्फ वो एक तस्वीर घूम रही थी, नेहा और ऋतु, और उसके बीच वही लाल साड़ी। अगले दिन सुबोध ने वो कमरा सील करवा दिया, लेकिन रात को जब वो घर पहुंचा तो देखा उसके कमरे की दीवार पर वही शब्द लिखे थे, कमरा नंबर 7 कभी खाली नहीं रहता। उस रात सुबोध घर लौटा तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी। ऐसी शांति जो तब होती है जब कोई बहुत बड़ा तूफान बीत चुका हो, लेकिन बाहर की हवा अब भी भारी थी, जैसे कुछ खत्म नहीं हुआ, कुछ अब भी बाकी हो। दीवार पर अब भी वही लिखा था, कमरा नंबर 7 कभी खाली नहीं रहता। उसने हाथ लगाकर मिटाया, पर उंगलियों पर लाल रंग लग गया। वो खून जैसा नहीं था, पर सूखा हुआ, जला हुआ लाल। वो बिस्तर पर बैठा और ऋतु की चिट्ठी फिर पढ़ने लगा। अगर कभी मैं इस दुनिया से चली भी गई तो शायद किसी और रूप में लौट आऊं तुम्हारे पास। सुबोध की आंखों में उस रात की याद कौंधी जब उसने पहली बार नेहा को देखा था। वही लाल साड़ी, वही मुस्कान, वही आवाज। क्या वो तब से ही ऋतु थी? क्या वो लौट चुकी थी? अगली सुबह जयपाल ने बताया, सर, स्कूल के चौकीदार ने रात में कुछ देखा है। कह रहा था किसी औरत की परछाई कमरे के अंदर घूम रही थी। सुबोध ने गहरी सांस ली। अब बहुत हो गया जयपाल, आज उस कमरे में फिर चलेंगे। जयपाल डर गया। सर, फिर से? वो जगह ठीक नहीं है। डर तो मुझे भी लगता है, लेकिन मैं पुलिस वाला हूं। अगर डर के पीछे सच्चाई छिपी है तो उसे पकड़ना मेरा काम है। शाम को दोनों फिर कमरा नंबर 7 पहुंचे। दरवाजे पर अब सरकारी मोहर लगी थी, लेकिन ताला टूटा हुआ था। किसी ने अंदर घुसने की कोशिश की थी। अंदर सब वैसा ही था, वही टूटा शीशा, वही अलमारी, वही मिट्टी। बस फर्क इतना था कि अब वहां दीवार पर एक नया वाक्य लिखा था, तुम लौट आए। जयपाल कांप गया। सर, ये तो आज लिखा गया है। सुबोध ने कुछ नहीं कहा। वो आगे बढ़ा और उस शीशे के सामने खड़ा हो गया। शीशे में उसकी परछाई थी, लेकिन पीछे कोई और परछाई भी दिखाई दी। लंबे बालों वाली, लाल साड़ी में, सिर झुकाए। वो पलटा। वहां कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वो अब भी थी। सुबोध ने धीरे से कहा, नेहा या ऋतु, जो भी हो तुम, मैं यहां हूं। शीशे में वो परछाई धीरे धीरे सिर उठाने लगी।
अब चेहरा साफ दिखा। नेहा का चेहरा था, लेकिन आंखें बुझी हुई और त्वचा फटी हुई सी। वो बोली, कितनी बार कहा था मुझे ढूंढो मत। सुबोध के होंठ कांपे। मैंने तुमसे वादा किया था, मैं छोड़ नहीं सकता। वो मुस्कुराई। वादा तो रितु से किया था, नेहा से नहीं। सुबोध ने धीरे धीरे कहा, तो तुम दोनों में फर्क क्या है? वो बोली, फर्क बस इतना है कि रितु को तुमने मरते देखा था और नेहा को जीते। वो शब्द सुबोध के भीतर तक उतर गए। मरते देखा था, उसने सोचा, पर उसे तो याद ही नहीं कि रितु की मौत के वक्त वो कहां था। वो खुद उस केस में नहीं था, न ही उस वक्त भानपुर में पोस्टिंग थी, या क्या थी। उसने थाने की पुरानी रिपोर्टें निकलवाई। मामला रितु शर्मा की संदिग्ध मौत। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सब इंस्पेक्टर एस कुमार। उसका दिल धक से रुक गया। वो खुद उस केस का अफसर था। रिपोर्ट में लिखा था, रात करीब 2 बजे रितु शर्मा की चीख सुनाई दी। जब पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, तोड़ा गया। अंदर रितु मृत पाई गई। शरीर पर संघर्ष के निशान नहीं, पर दीवार पर किसी ने लिखा था, वादा निभाना। सुबोध के हाथ कांपने लगे। वो खुद भूल गया था कि उसने ये केस देखा था। उसकी याददाश्त जैसे किसी ने मिटा दी थी। अब सब समझ आने लगा था। रितु वही औरत थी जिससे वो कभी प्यार करता था, जिससे उसने वादा किया था कि हमेशा साथ रहूंगा, और वो वादा निभाने लौटी थी, नेहा बनकर। रात में जब वो अकेला बैठा तो उसने रितु की फाइलें सामने रखी। हर फोटो, हर बयान को देखता गया, और हर फोटो में उसे वही चेहरा दिखा जो नेहा का था। धीरे धीरे उसकी सांसें भारी होने लगी। कमरा ठंडा पड़ गया। लाइट झिलमिलाने लगी। फिर वही आवाज, अब वादा पूरा करो। सुबोध ने चारों तरफ देखा। क्या चाहती हो? जो अधूरा रह गया था। क्या अधूरा? प्यार। और तभी कमरे की दीवारें धीरे धीरे लाल होने लगी, जैसे किसी ने वहां खून उड़ेल दिया हो। आईने में फिर वो चेहरा दिखा, अब और नजदीक और साफ। वो बोली, एक आखिरी रात, बस एक, उसके बाद मैं चली जाऊंगी। सुबोध ने पूछा, कहां? जहां से लौटना नहीं होता। अगले दिन वो फिर उसी जगह गया जहां पहली बार नेहा से मिला था। सड़क के किनारे, बारिश में। आज मौसम वैसा ही था। बारिश धीमे धीमे गिर रही थी। हवा में वही पुरानी चंपा की महक। वो रुका, चारों ओर देखा, और जैसे ही उसकी बाइक की लाइट उस पेड़ पर पड़ी, वहां वो खड़ी थी, नेहा, लाल साड़ी में, मुस्कुराती हुई। वो आगे बढ़ा। तुम सच में लौट आई हो? वो बोली। मैं कभी गई ही नहीं सुबोध। उसने हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसने उसका हाथ थामा, वो ठंडक अब पहले से ज्यादा तेज थी। उसका शरीर कांप गया। नेहा ने फुसफुसाया, अब हमारा वादा पूरा हुआ। और अगले ही पल वो धुंध में घुल गई। सुबोध जमीन पर गिर पड़ा। बारिश और तेज हो गई। उसकी हथेली में कुछ चमक रहा था, वही लॉकेट। उसने उसे खोला। अंदर अब सिर्फ एक तस्वीर थी, सिर्फ नेहा की। रितु की फोटो गायब थी। उस रात के बाद से सुबोध बिल्कुल बदल गया था। अब वो थाने में कम और अकेले ज्यादा रहता था। सहकर्मी कहते, सर आप ठीक तो हैं? चेहरा फीका लग रहा है। वो बस मुस्कुरा देता, नींद नहीं आती बस। पर सच्चाई कुछ और थी। हर रात जब वो आंख बंद करता, नेहा उसके सामने आ जाती। कभी मुस्कुराती हुई, कभी बस खामोश खड़ी हुई, जैसे कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पा रही हो। एक रात जब घड़ी में 2 बज रहे थे, खिड़की के बाहर से किसी ने धीमी सी दस्तक दी। ठक ठक ठक। सुबोध धीरे धीरे उठा और खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, बस खिड़की की सलाखों पर एक गुलाब रखा था, भीगा हुआ, लाल, ताजा तोड़ा गया। उसने गुलाब उठाया और तभी उसकी हथेली कट गई, जैसे कांटे नहीं, कोई तेज चीज हो गुलाब में छिपी हुई। खून की एक बूंद नीचे गिरी और उस पल उसने सुना, अब तुम्हारा वक्त है। उसने तुरंत पलटकर देखा। कमरा खाली था, पर दीवार पर लिखा था, वादा निभाओ। अगले दिन सुबोध सीधे गया उस जगह, भानपुर का कब्रिस्तान जहां रितु शर्मा को दफनाया गया था। कब्र के पत्थर पर लिखा था, यहां सोई है रितु शर्मा, जिसे वादा निभाना बहुत पसंद था। नीचे फूल रखे थे, ताजे, किसी ने हाल ही में रखे थे। सुबोध घुटनों के बल बैठ गया। धीमे से बोला, रितु, अगर तुम मेरी आवाज सुन सकती हो तो बताओ, मैं क्या करूं? हवा तेज हुई, पत्ते उड़े और मिट्टी से एक आधा जला हुआ कागज उड़कर उसके सामने गिरा।
उस पर लिखा था, जिसे तुम प्यार करते हो उसे छोड़ दो, तभी मैं मुक्त होऊंगी। सुबोध सोच में पड़ गया। जिसे मैं प्यार करता हूं? अब वो किसकी बात कर रही थी? नेहा? पर नेहा तो खुद वो थी। उसके मन में तूफान चल रहा था। क्या ये सब उसका भ्रम है, या सच में कोई ऐसी ताकत है जो उसे बांधे हुए है? शाम तक वो थक चुका था। घर लौटा और बिस्तर पर गिर पड़ा। धीरे धीरे आंख लगी, फिर वही सपना, वो स्कूल का पुराना कमरा। अंदर नेहा खड़ी थी खिड़की के पास। उसने कहा, तुम्हें याद नहीं सुबोध, उस रात क्या हुआ था? सुबोध बोला, कौन सी रात? वो बोली, वो रात जब मैंने कहा था कि अगर मैं चली जाऊं तो मुझे ढूंढना मत। सुबोध की सांस अटक गई। तुम खुद चली गई थी, मैंने कुछ नहीं किया। वो मुस्कुराई। सच? और फिर अचानक उसके गाल से एक आंसू गिरा, पर वो आंसू नहीं था, खून था। वो बोली, तुम्हें याद नहीं, पर तुम वहां थे, दरवाजे के बाहर, जब मैं आखिरी बार चीखी थी। सुबोध का चेहरा पीला पड़ गया। वो चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं था वहां। नेहा आगे बढ़ी। था सुबोध, तुम ही ने दरवाजा नहीं खोला था। वो अचानक नींद से उठा, पसीने में भीगा हुआ। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। वो समझ गया, सपना नहीं था, याद थी। उस रात ऋतु की मौत के वक्त वो सच में वहां था। वो दरवाजे के बाहर खड़ा था जब वो मदद मांग रही थी, पर उसने दरवाजा नहीं तोड़ा, क्योंकि उसे लगा वो बस गुस्से में है। और सुबह जब दरवाजा टूटा तो ऋतु मर चुकी थी। सुबोध ने अपना चेहरा आईने में देखा, आंखों में गिल्ट, डर और पछतावा। वो बड़बड़ाया, मैंने उसे मारा नहीं, लेकिन बचाया भी नहीं। आईना कांपा और उसमें से वही आवाज आई, अब समझ आया? उसने सिर झुका लिया, माफ कर दो। आईने में अब वो दिखी, नेहा, मुस्कुराती हुई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान सच्ची थी। वो बोली, तुम्हारा डर ही मेरी कैद थी। अब जब तुम्हें सच पता है, मैं जा सकती हूं। सुबोध के होंठ कांपे। क्या अब तुम मुक्त हो जाओगी? हाँ, पर पहले तुमको वो करना होगा जो तुमसे छूटा था। क्या? अलविदा कहना। बारिश शुरू हो गई थी। सुबोध उसी जगह पहुंचा, वही सड़क, वही पेड़, जहां नेहा को पहली बार देखा था। उसने धीरे से कहा, ऋतु, नेहा, जो भी हो तुम, मैं अब अलविदा कह रहा हूं। हवा में वही चंपा की महक फैल गई और एक पल को उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। नर्म, ठंडा, सुकून भरा। फिर सब शांत हो गया। बारिश रुक गई और आसमान साफ। सुबोध घर लौटा। कमरे की दीवार अब साफ थी, ना कोई लिखा शब्द, ना कोई साया। उसने लॉकेट उठाया। अंदर अब कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक खाली जगह। वो मुस्कुराया, शायद अब सब खत्म हो गया। लेकिन जब वो मुड़ा तो खिड़की पर किसी ने लिखा था, खत्म नहीं, पूरा हुआ। उस रात के बाद पहली बार सुबोध चैन से सोया। ना कोई सपना, ना कोई फुसफुसाहट, बस शांति। सुबह की धूप जब उसके कमरे में आई तो उसे लगा जैसे महीनों बाद उसने उजाला देखा हो। थोड़ी देर वो खिड़की के पास बैठा रहा, चाय पीते हुए, और सोचता रहा कि क्या सच में सब खत्म हो गया। वो खुद से बोला, कभी कभी जिन चीजों से डरते हैं वही हमें सिखाती हैं कि जीना कैसे है। थोड़ी देर बाद उसने आईना देखा। चेहरा शांत था, आंखों के नीचे के काले घेरे हल्के पड़ गए थे। उसने खुद को मुस्कुराकर देखा और पहली बार उसे लगा कि वो ठीक है। दिन निकल गया। थाने में सब उसे देखकर खुश थे। सर, आज तो आप पूरे चमक रहे हैं। वो हंस पड़ा। बस अब डर का मौसम चला गया। पर दोपहर के वक्त जब वो केस फाइलें देख रहा था, एक फाइल में अचानक उसे वही नाम दिखा, ऋतु शर्मा, केस क्लोज्ड। दिल धक से रह गया। उसने धीरे से फाइल खोली। अंदर वो फोटो थी जो उसने खुद ली थी, ऋतु की मौत के बाद की। लेकिन अब उस फोटो में कुछ अजीब था। चेहरा धुंधला नहीं था, बल्कि ऋतु मुस्कुरा रही थी। सुबोध की सांस अटक गई। उसने आंखें मलकर देखा, पर फोटो वैसी ही थी, मुस्कुराती हुई। वो पीछे हट गया, फाइल बंद कर दी और बोला, शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। शाम हुई। वो बाहर गया, उसी पुरानी गली में टहलने जहां वो और नेहा साथ बैठा करते थे। पेड़ के नीचे बैठा तो देखा किसी ने वहां हाल ही में कुछ फूल रखे हैं, गुलाब और चंपा। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। बस एक बुजुर्ग औरत पास की दुकान पर बैठी थी। वो बोली, बाबूजी, आप रोज यहां आते हो ना?
सुबोध ने हैरानी से कहा, रोज? मैं तो महीनों बाद आया हूं। औरत बोली, नहीं बेटा, पिछले 3 हफ्तों से तुम शाम को यहां बैठते हो, फूल रखते हो और जाते हो। आज तो बस पहले आ गए। सुबोध सन्न रह गया। 3 हफ्तों से? वो सोचने लगा, उसे तो याद ही नहीं कि वो कभी यहां आया भी हो। घर लौटा तो दरवाजा खुला था। हवा हल्की थी, लेकिन कमरे में वो महक फिर थी, वही चंपा की। उसने दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, नेहा, क्या तुम फिर आई हो? कोई जवाब नहीं, पर कमरे के कोने में रखी टेबल पर कुछ पड़ा था, एक छोटा सा शीशा। वो करीब गया। शीशे में उसका चेहरा दिखा, पर पीछे किसी की परछाई भी थी। उसने पलट कर देखा, कुछ नहीं। फिर शीशे में देखा, परछाई अब पास आ गई थी। वो धीरे से बोला, तुम तो चली गई थी। शीशे में परछाई ने सिर हिलाया। मैं नहीं, वो गई थी। सुबोध ने कांपते हुए कहा, कौन? तुम कौन हो? आवाज आई, वो जो बची थी तुम्हारे अंदर। अचानक सब कुछ ठंडा हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। सुबोध को अपने सीने में दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसके अंदर उतर रहा हो। वो चिल्लाया, रुको, मैं अब और नहीं झेल सकता। पर अब आवाज उसके अंदर से आई, अब तुम झेल नहीं रहे, अब तुम याद कर रहे हो। सुबोध को एक झटका लगा और वो गिर पड़ा। कुछ पल बाद आंख खुली। वो अस्पताल में था, सिर पर पट्टी बंधी हुई। नर्स ने कहा, आपको सड़क के किनारे बेहोश पाया गया था, लगता है किसी गाड़ी ने टक्कर मारी। सुबोध ने सिर थाम लिया। मुझे तो याद ही नहीं। डॉक्टर ने पास आकर कहा, आपको बहुत आराम की जरूरत है। लेकिन अजीब बात यह है कि जब आप बेहोश थे, आप बार बार एक ही नाम ले रहे थे, ऋतु नहीं, नेहा, नेहा। रात को जब सब सो गए, सुबोध ने खिड़की के बाहर देखा। चांदनी फैली थी, सड़क पर कोई नहीं, और तभी सामने वाले पेड़ के नीचे वही आकृति दिखी। सफेद कपड़ों में एक लड़की, बाल हवा में उड़ते हुए। वो कुछ देर उसे देखता रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। अब मैं नहीं डरता। लड़की ने सिर झुका लिया और पल भर में गायब हो गई। अगले दिन डिस्चार्ज के वक्त डॉक्टर ने कहा, आप अब पूरी तरह ठीक हैं, बस कुछ बातें याद नहीं रहेंगी। सुबोध हंस पड़ा। शायद कुछ बातें भूल ही जानी चाहिए। पर जब वो बाहर निकला, हवा में वही महक थी, चंपा की। उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, अगर तुम सच में चली गई हो तो अब लौट कर मत आना। हवा चली, धीरे, ठंडी, और किसी ने बहुत धीमे कहा, अब मैं तुम्हारे अंदर हूं। अस्पताल से लौटने के बाद सुबोध ने कोशिश की कि जिंदगी फिर से सामान्य हो जाए। सुबह की सैर, चाय, अखबार, थाने का काम और रात को थोड़ी नींद। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी भीतर कुछ खाली था। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कभी महसूस होता कि कोई उसके घर के पास से गुजरता है और धीमे से उसका नाम लेता है। वो खुद को समझाता, ये सब दिमाग का खेल है और कुछ नहीं। पर एक बात उसे बेचैन करती थी। हर बार जब वो आईना देखता, उसे लगता कि आईने में कोई और भी खड़ा है। वो खुद जैसा ही चेहरा, पर आंखों में सुकून नहीं, दर्द था। एक शाम सुबोध ने तय किया कि अब उसे अपने अतीत से पूरी तरह सामना करना होगा। उसने पुराने सामान की अलमारी खोली, वही जो ऋतु की मौत के बाद उसने बंद कर दी थी। अंदर पुराने फोटो, कुछ खत और एक छोटा सा बॉक्स था। उसने बॉक्स खोला। अंदर एक चेन थी और एक चिट्ठी। कागज पुराना था, पर उस पर लिखावट साफ थी। अगर मैं ना रहूं तो इस चेन को हमेशा अपने पास रखना। ये मुझे नहीं, तुम्हें बचाएगी। नेहा सुबोध की आंखें भर आईं। उसने चेन उठाई, लेकिन तभी लगा जैसे किसी ने उसके हाथ पर हाथ रखा हो, गरम, नर्म और जाना पहचाना। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, पर कमरा फिर वही महक लेने लगा, चंपा की। वो बैठ गया। उसने धीरे से कहा, नेहा, अगर तुम सच में हो तो बताओ, मैं अब क्या करूं? शायद जवाब हवा में था, क्योंकि खिड़की पर रखा अखबार अपने आप पलट गया। एक खबर पर उसकी नजर पड़ी। 3 साल पुराना केस फिर खुला। ऋतु शर्मा की मौत में नए सबूत मिले। सुबोध ने ठंडा सांस लिया। अब फिर से सब शुरू हो रहा है। अगले दिन उसे थाने में बुलाया गया। एएसपी ने कहा, सुबोध, तुम्हारा पुराना केस फिर से खुल रहा है। कुछ गवाह सामने आए हैं जो कहते हैं कि उस रात वहां कोई और भी था। सुबोध ने चौंक कर पूछा, कोई और? हाँ, कोई तीसरा व्यक्ति
जिसने दरवाजे को बाहर से बंद किया था। सुबोध का सिर घूम गया। मतलब वो मैं नहीं था? एसपी ने कहा। शायद नहीं। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट में कुछ नए निशान मिले हैं। हमें फिर से उस घर की जांच करनी होगी। सुबोध ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं। उस रात जब वो उसी पुराने घर में गया जहां नेहा की मौत हुई थी, तो हवा भारी थी। कमरा वैसा ही था, बस धूल की परतें मोटी हो गई थीं। दीवार पर अब भी हल्के निशान थे जहां कभी खून के छींटे लगे थे। वो घुटनों पर बैठ गया, हाथ फर्श पर रखा और आंखें बंद कर लीं। अचानक किसी ने धीरे से कहा, अब तो जानना चाहोगे ना सच? वो कांप गया। कौन है वहां? आवाज आई। वो जिसने दरवाजा बंद किया था। छाया धीरे धीरे दीवार से अलग हुई। अब वो साफ दिख रही थी। वो आदमी था, लंबा दुबला और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। सुबोध बोला, कौन हो तुम? वो बोला, वो जो उस रात नेहा के साथ था। सुबोध का दिमाग सुन्न हो गया। क्या? हाँ, उसने तुमसे झगड़ा किया था और फिर मेरे पास आई थी, पर जब तुम वापस आए वो डर गई और मैंने दरवाजा बंद कर दिया ताकि तुम अंदर ना आ सको। सुबोध की आंखें फैल गईं। तो उसकी मौत दुर्घटना थी। वो सन्न रह गया। सालों से जिस गिल्ट को वो ढो रहा था वो अब टूटने लगा। उसने कहा, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आवाज बोली, क्योंकि अब तुम सुनने के काबिल हुए हो। पहले तुम डर में जी रहे थे, अब सच्चाई में जी रहे हो। सुबोध की आंखों से आंसू गिर गए। वो बोला, क्या नेहा को भी ये पता था? हाँ, और इसलिए वो तुम्हारे पास लौट कर आई थी ताकि तुम खुद को माफ कर सको। वो धीरे से उठा, कमरे से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखा। बादल छौंट चुके थे, चांद पूरा निकला हुआ था। उसने अपनी जेब से चेन निकाली, उसे देखा और कहा, नेहा, तुम्हारा वादा पूरा हुआ, अब मेरी बारी है। उसने चेन उसी पेड़ की डाल पर लटका दी जहां वो और नेहा पहली बार मिले थे। हवा चली और चेन हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे आशीर्वाद दिया हो। सुबोध के अंदर एक हल्कापन आ गया। अब उसे लगा कि जो कुछ हुआ वो किसी डर की कहानी नहीं थी, बल्कि इंसानी गिल्ट, अधूरापन और प्यार की कहानी थी। रात गहराती गई और पहली बार उसे नींद आई, बिना किसी आवाज, बिना किसी परछाई के। लेकिन सुबह जब वो उठा तो देखा वो चेन फिर उसके कमरे की मेज पर रखी थी। साथ में एक पर्ची थी, प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदल लेता है। सुबोध ने उस सुबह जब आंखें खोली तो कमरे में हल्की सी धूप थी। खिड़की से आती हवा में वही महक थी, चंपा के फूलों की। पर अब उसे वो महक डरावनी नहीं लगी। अब वो उसे अपनापन देती थी, जैसे कोई कह रहा हो, अब सब ठीक है। वो उठकर बैठा, टेबल पर रखी वो चेन उठाई और मुस्कुराया। अब तुम लौट आई हो, पर शायद अब डराने नहीं, संभालने आई हो। दिन सामान्य लगने लगे थे। सुबोध फिर से अपने काम पर जाने लगा, लोगों से मिलने लगा और जिंदगी को वैसे ही जीने की कोशिश करने लगा जैसे कभी डरने से पहले जीता था। लेकिन अब उसमें एक शांति थी, एक गहराई जो पहले नहीं थी। कभी कभी उसे लगता जैसे नेहा की आवाज उसके अंदर गूंजती है, धीमी, सुकून भरी, जैसे किसी ने दिल में एक नई समझ जगा दी हो। एक शाम वो अपने घर की छत पर बैठा था, हाथ में वही चेन लिए हुए। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा हो गया था। वो खुद से बोला, शायद प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस एक रूप से दूसरे रूप में चला जाता है। तभी फोन बजा। थाने से कॉल था। सर, एक केस आया है, भानपुर की पुरानी कोठी में किसी औरत की आत्महत्या हुई है। सुबोध ने गहरी सांस ली। भानपुर, वही जगह जहां सब शुरू हुआ था। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं आ रहा हूं। वो कोठी अब खंडहर बन चुकी थी, दीवारों पर फफूंदी, छत से लटकते जाले और अंदर एक सन्नाटा। सुबोध ने टॉर्च जलाई। कमरे में एक पलंग था जिस पर एक औरत का शरीर पड़ा था, शांत, जैसे बस सो गई हो। टेबल पर एक चिट्ठी थी। उसने पढ़ी, कभी कभी हम मरकर नहीं, प्यार से जीने लगते हैं। अगर कोई मेरी तलाश करे तो कह देना, मैं अब डर नहीं हूं। सुबोध की आंखें भर आईं। वो जान गया, ये कोई और नहीं, नेहा की कहानी का अगला हिस्सा था जो किसी और की जिंदगी में उतर गया था। वो बाहर निकला। आसमान में बादल थे और हल्की हवा चल रही थी। वो बुदबुदाया, तुम्हें हमेशा लोगों की जरूरत थी जो समझें कि प्यार डर नहीं होता। अब शायद तुम उन्हें सिखाने चली गई हो। वो मुस्कुराया।
कभी कभी मुस्कान भी आंसुओं से भारी होती है। रात को घर लौटा तो सब कुछ सामान्य था, पर एक बात बदली थी। उसका डर अब नेहा के नाम से नहीं था, अब उसका डर था उसे खो देने का, जो अब उसके अंदर थी। वो आईने के सामने खड़ा हुआ। आईने में उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में अब दो परछाई थीं, एक उसकी और एक नेहा की। उसने धीरे से कहा, अब तुम मेरे अंदर हो ना? आईना हल्का सा धुंधला हुआ और जैसे किसी ने कान में फुसफुसाया, हाँ, और अब कभी अलग नहीं होंगी। उस रात उसे पहली बार ऐसा सपना आया जो डरावना नहीं था। वो और नेहा पुराने कॉलेज के बाग में बैठे थे। हवा में वही चंपा की खुशबू थी। नेहा बोली, तुम बदल गए हो सुबोध, अब तुम्हें समझ आ गया है कि प्यार कभी मरता नहीं। वो मुस्कुराया, हाँ, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं अब तुमसे नहीं, अपने हिस्से की सच्चाई से मिल चुका हूं। नेहा ने उसकी तरफ देखा और बोली, तो अब मेरी कहानी पूरी हुई? सुबोध बोला, नहीं, अब से शुरू हुई है। अचानक सपना फीका पड़ गया। वो जागा। खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। टेबल पर वो चेन चमक रही थी। वो उठा, चेन को अपने गले में पहना और बोला, अब अगर कोई मुझे पूछे कि नेहा कौन थी, तो मैं कहूंगा वो मेरा डर नहीं, मेरा यकीन थी। अगली सुबह सुबोध ने थाने में रिजाइन दे दिया। उसने कहा, अब मैं केस नहीं सुलझाऊंगा, अब लोगों को सुलझाऊंगा जो अपने अंदर के डर में कैद हैं। एसपी ने पूछा, और ये चेन? सुबोध मुस्कुराया, ये अब मेरी नहीं, मेरी कहानी का हिस्सा है। उसने उस दिन पहली बार लोगों से बात की, प्यार, पछतावे और डर के बारे में। लोग सुनते रहे, क्योंकि वो डर नहीं, सच्चाई बोल रहा था। और जब सब खत्म हुआ तो हवा में वही महक फैली, चंपा की। वो समझ गया, वो अब भी यही है, पर अब उसकी रूह नहीं, उसकी आत्मा का हिस्सा बनकर। सुबोध अब पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसके चेहरे पर अब डर की जगह शांति थी। वो अब पुलिस की वर्दी नहीं पहनता था, बल्कि साधारण कपड़े पहनकर लोगों से मिलता, उनकी बातें सुनता और उन्हें वही समझाने की कोशिश करता। जो हमें डराता है वो हमें तोड़ता नहीं, हमें सिखाता है। लोग उसे सुबोध बाबू कहकर बुलाने लगे थे, जो डर और पछतावे में जीने वालों के लिए सुकून की मिसाल बन गया था। एक दिन गांव की एक औरत आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, साहब, मेरी बेटी हर रात किसी से बात करती है, कहती है कोई उसे बुलाता है, मैं बहुत डर गई हूं। सुबोध ने उसकी आंखों में देखा। नाम क्या है तुम्हारी बेटी का? मीरा। उम्र? 17। सुबोध कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, मीरा से मिलवाओ। मीरा बिल्कुल शांत लड़की थी, चेहरे पर मासूमियत, पर आंखों में बेचैनी। सुबोध ने मुस्कुराकर पूछा, मीरा, तुम किसी से बात करती हो? वो धीरे से बोली, हाँ, वो मुझसे कहती हैं कि मैं डरो मत। कौन कहती हैं? मीरा ने खिड़की की तरफ देखा। एक दीदी, सफेद कपड़ों में, वो बहुत अच्छी हैं। सुबोध के होंठ सूख गए। क्या वो तुम्हारा नाम लेकर बुलाती हैं? हाँ, कहती हैं, मीरा, डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सुबोध की आंखें पल भर को बंद हो गईं। उसे लगा जैसे वो आवाज फिर सुन रहा हो, वही नेहा की आवाज। उसने धीरे से पूछा, क्या वो दीदी तुम्हें कुछ कहती हैं? मीरा मुस्कुराई। हाँ, वो कहती हैं, जो डर से भागता है वो जिंदगी से भागता है, और वो चाहती हैं कि मैं अपने डर को समझूं। सुबोध के गले में गांठ सी पड़ गई। क्या तुम जानती हो वो कौन है? नहीं, मीरा बोली, पर मुझे लगता है कि वो किसी को बहुत प्यार करती थी। सुबोध अब सब समझ चुका था। वो मुस्कुराया और बोला, वो दीदी तुम्हें डराने नहीं, सिखाने आई हैं। वो चाहती हैं कि तुम अपनी आवाज खुद बनो। मीरा ने सिर झुका लिया। तो क्या वो बुरी नहीं है? नहीं मीरा, कभी कभी जिनसे लोग डरते हैं वो सबसे सच्चे होते हैं। मीरा चली गई, लेकिन उस रात सुबोध को लगा कि उसके कमरे में कोई है। उसने धीरे से कहा, नेहा, तुम फिर आई हो? आवाज आई, नहीं, मैं नहीं आई, अब मीरा में हूं। सुबोध मुस्कुराया, तो अब तुम डर नहीं, एक सीख बन गई हो। हाँ, वो बोली, अब मैं वहां जाती हूं जहां कोई अपने डर से लड़ रहा होता है। और मैं? तुम अब डर से आगे निकल चुके हो, अब तुम्हें बस जीना है, उनके लिए जो अब भी अंधेरे में हैं। उस रात सुबोध देर तक जागता रहा। आसमान में बादल थे और बीच बीच में बिजली चमकती थी। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, नेहा, तुम अब रूह नहीं रही,
तुम अब एहसास बन गई हो। एक हवा का झोंका आया और उसकी मेज पर रखा दिया जल उठा, बिना किसी आग के। वो मुस्कुराया। अब तुम मुझ में नहीं, मेरे आस पास हो। दिन बीतते गए। सुबोध लोगों की मदद करता रहा। वो डर, अपराध बोध और अधूरेपन की कहानियां सुनता और उन्हें बताता कि कभी कभी जो हमें डराता है वो हमें खुद से मिलाता है। लोग कहते थे, सुबोध बाबू में कुछ तो है। उनसे बात करने के बाद मन हल्का हो जाता है। और सच भी था, क्योंकि जब वो किसी को सांत्वना देता तो वो अकेला नहीं होता था। नेहा की आत्मा हर शब्द में साथ होती थी। एक रात जब सब सो गया था, सुबोध ने आईने में खुद को देखा। अब वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, अब मैं डर से नहीं भागूंगा, क्योंकि अब वो मेरी ताकत बन गया है। आईना थोड़ा धुंधला हुआ और उसमें से वही आवाज आई, अब तुम मेरे जैसे हो गए हो सुबोध। वो हंस पड़ा। नहीं नेहा, अब मैं तुम्हारा अधूरा हिस्सा पूरा कर रहा हूं। वो उठा, खिड़की खोली और बाहर देखा। आसमान में हल्की रोशनी थी और चंपा के फूल हवा में झूम रहे थे। उसने आंखें बंद की और कहा, डर अब मुझ में नहीं, मेरे साथ चलता है और मैं अब अकेला नहीं। हवा में वही महक फैली और एक आवाज बहुत दूर से आई, अब कहानी खत्म नहीं, बस रूप बदल गई है। सुबोध की जिंदगी अब जैसे दो दुनियाओं के बीच चलने लगी थी। एक जो सबकी नजर में थी और दूसरी जो सिर्फ वो महसूस कर सकता था। लोग उसे अब सुबोध गुरु कहने लगे थे। वो कहते थे, इस आदमी की बातों में कुछ ऐसा है कि डर भी सुकून बन जाता है। पर सुबोध जानता था, उसके शब्दों में वो अकेला नहीं बोलता। नेहा अब उसकी आवाज का हिस्सा बन चुकी थी। उस दिन एक नौजवान लड़का मिलने आया, चेहरा डरा हुआ, आंखों में नींद नहीं। वो बोला, सर, मैं पिछले 2 महीने से किसी को सपनों में देख रहा हूं। वो मुझे कुछ बताना चाहती है, पर मैं डर के जाग जाता हूं। सुबोध ने पूछा, वो कौन है? पता नहीं, बस सफेद कपड़े पहनती है और हर बार कहती है, कहानी पूरी करो। सुबोध के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे से बोला, वो कहती है कहानी पूरी करो? हाँ, और कल रात उसने कहा। सुबोध को बताओ, अब वक्त आ गया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुबोध की सांसें तेज हो गईं। वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से मुस्कुराया। ठीक है बेटा, अब डरना नहीं। शायद वो तुम्हारे जरिए मुझ तक पहुंचना चाहती है। रात को सुबोध अकेला बैठा था। खिड़की खुली थी और बाहर वही पुरानी हवा थी, जिसमें चंपा की हल्की महक थी। वो बोला, नेहा, तुम फिर किसी के सपनों में क्यों आई? क्या अब भी कुछ अधूरा है? हवा में धीमी सरसराहट हुई और फिर वही आवाज गूंजी, हाँ सुबोध, अब वक्त है उस आखिरी सच्चाई का। कौन सी सच्चाई? जिससे तुम हमेशा भागते रहे। तुम सोचते रहे कि तुमने मुझे खो दिया, पर तुमने मुझे मारा था अपने डर से। सुबोध का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? उस रात याद है जब मैं तुम्हें बताने आई थी कि मैं जा रही हूं? सुबोध की आंखों में वो पल लौट आया। बारिश की रात, नेहा दरवाजे पर थी और वो गुस्से में बोला था, जाओ, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। वो चली गई थी और फिर कभी वापस नहीं आई। नेहा की आवाज कांपी, तुम्हारे शब्दों ने मुझे मार दिया सुबोध, शरीर नहीं पर आत्मा को। और जब मैं मरी तो तुम्हारे अंदर ही रह गई। सुबोध की आंखों से आंसू बह निकले। वो जमीन पर बैठ गया। तो तुम इसलिए नहीं गई क्योंकि तुम चाहती थी कि मैं समझूं? हाँ, मैं चाहती थी कि तुम जानो, प्यार को अगर डर से मिलाओगे तो वो खुद को मिटा देगा, पर अगर उसे समझो तो वो अमर हो जाएगा। उसने आसमान की तरफ देखा। अब क्या करूं नेहा? कैसे इस कहानी को पूरा करूं? उसे बांट दो सुबोध। जिस तरह तुम डर से लड़े वो सबको बताओ, ताकि कोई और किसी को अपने शब्दों से न मारे। अगले ही दिन सुबोध ने गांव के स्कूल में एक सभा रखी। सभी लोग जमा हुए, बच्चे, बूढ़े और औरतें। वो मंच पर खड़ा हुआ और बोला, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। एक ऐसे प्यार की जो मरकर भी जिंदा रहा, एक ऐसे डर की जिसने मुझे खुद से मिलाया। लोगों ने ध्यान से सुना। उसने सब बताया, नेहा के बारे में, डर के बारे में और उस रात के बारे में जब उसने उसे खोया। अंत में उसने कहा, अगर कभी कोई तुमसे कहे कि वो जा रही है तो उसे रोको मत, समझो, क्योंकि कभी कभी जो चला जाता है वो लौट कर हमें पूरा करने आता है। सभा खत्म हुई।
लोगों की आंखों में आंसू थे, पर उनके चेहरों पर मुस्कान थी। और जब सब चले गए, सुबोध अकेला मंच पर खड़ा रहा। आसमान साफ था, एक हल्की हवा चली और माइक अपने आप ऑन हो गया। माइक से वही आवाज आई, अब कहानी पूरी हुई सुबोध? सुबोध मुस्कुराया, हाँ, अब डर में भी प्यार है, और प्यार में रोशनी। अब तुम शांति में हो? हाँ, अब मैं वहां हूं जहां डर खत्म होता है और सुकून शुरू। वो हवा में खो गई, चंपा की खुशबू और गहरी हो गई। सुबोध ने आसमान की तरफ देखा और बोला, अब तुम सिर्फ मेरी याद नहीं, मेरी रोशनी हो। उस रात सुबोध ने पहली बार गहरी नींद सोई। सपने में नेहा नहीं थी, पर उसके अंदर एक शांति थी जो किसी और के साथ बांटने लायक थी। वो अब डर से नहीं, प्यार से जगा था। सुबोध अब गांव में एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। लोग उसे किसी बाबा की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे इंसान की तरह मानते थे, जिसने डर को समझा और सिखाया कि डर से भागो नहीं, उसे सुनो। हर शाम उसके घर के बाहर लोग बैठते और वो चाय के साथ कहानियां सुनाता। कहता, डर कोई भूत नहीं होता, वो हमारी अधूरी बात होती है जो जवाब चाहती है। लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनते। एक दिन एक शहर की पत्रकार रीना गांव में आई। वो दिल्ली से थी और सुबोध पर एक लेख लिखने आई थी। रीना ने पूछा, लोग कहते हैं आपने एक भूत से बात की थी, क्या यह सच है? सुबोध मुस्कुराया, अगर तुम भूत को उस चीज की तरह समझो जो डराती है, तो हाँ, मैंने उससे बात की थी। लेकिन अगर तुम उसे प्यार की तरह समझो, तो वो किसी और रूप में जिंदा थी। रीना चुप हो गई। वो उसकी आंखों में देख रही थी। वहां डर नहीं, बल्कि गहराई थी। रीना ने बातचीत जारी रखी, तो अब आप क्या करते हैं? अब मैं लोगों की कहानियां सुनता हूं, जो किसी को खो चुके हैं, जो अपने डर में जी रहे हैं। मैं उन्हें बताता हूं कि जो गया है वो कभी पूरी तरह जाता नहीं। रीना ने पूछा, क्या आपको कभी वो आवाज फिर सुनाई दी? सुबोध ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, वो अब आवाज नहीं है, अब वो हर उस इंसान में है जो डर से लड़ रहा है। रीना को उसकी बातों में कुछ ऐसा लगा जिसे वो शब्दों में नहीं लिख पा रही थी। उसने सोचा, ये आदमी कुछ अलग है, जैसे उसके आसपास एक शांति हो। शाम को जब वो रिपोर्ट लिखने बैठी, तो खिड़की से हवा चली। उसे एक महक आई, चंपा की। वो मुस्कुराई। शायद अब वो भी महसूस कर रही थी जो सुबोध हर दिन महसूस करता था। अगले दिन सुबोध ने रीना से कहा, क्या तुम्हें भी डर लगा था कभी? रीना चुप हो गई, फिर बोली, हाँ, मैंने किसी को खोया था और तब से मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। सुबोध ने कहा, कभी कभी जो हमें डराता है वो हमें खुद की कहानी सुनाने आता है। अंधेरा हमेशा दुश्मन नहीं होता, वो बस हमें दिखाता है कि हम कहां से टूटे हैं। रीना की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, आप सच में लोगों को बदल देते हैं? सुबोध ने कहा, नहीं, मैं नहीं बदलता, मैं बस उन्हें वो दिखाता हूं जो उन्होंने खुद में छिपा रखा है। उस रात रीना ने पहली बार बिना लाइट जलाए सोया। सपने में उसने एक औरत को देखा, सफेद कपड़े, शांत चेहरा और होंठों पर हल्की मुस्कान। वो बोली, अब तुम डर से नहीं भागोगी, अब तुम कहानी आगे लिखोगी। सुबह जब रीना उठी तो उसने अपना लेख पूरा किया। शीर्षक था, वो आदमी जिसने डर को प्यार बना दिया। उसके लेख के बाद देश भर से लोग सुबोध से मिलने आने लगे। कोई अपने डर की कहानी लेकर, कोई अपने अधूरे रिश्ते की तलाश में। सुबोध सबकी बातें सुनता और बस एक ही बात दोहराता, हर डर के पीछे एक अधूरी मोहब्बत होती है, बस उसे सुनो, भगाओ मत। धीरे धीरे उसकी कहानी स्कूलों, अखबारों और इंटरनेट पर फैल गई। लोग कहने लगे, सुबोध ने साबित किया कि भूत नहीं होते, बस अधूरे इंसान होते हैं। पर सुबोध जानता था, सच्चाई थोड़ी अलग है। भूत शायद होते हैं, पर वो डराने नहीं, सिखाने आते हैं। एक शाम वो फिर छत पर बैठा था। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, नेहा, अब लोग तुमसे डरते नहीं, अब वो तुम्हारी कहानी से सीखते हैं। हवा चली और वही महक, चंपा की। उसने आंखें बंद की और सुना, अब मेरा नाम डर नहीं, आशा है। सुबोध मुस्कुराया, हाँ, तुम अब डर नहीं, एक उम्मीद बन गई हो। उसने धीमे से कहा, अब ये कहानी तुम्हारी नहीं, हम सबकी है। और हवा में जैसे किसी ने कहा, और ये कहानी कभी खत्म नहीं होगी। समय बीतता गया। सुबोध अब किसी गांव, किसी शहर तक सीमित नहीं रहा।
उसकी बातें अब लोगों तक पहुंचने लगी थीं। रेडियो, सोशल मीडिया और यहां तक कि स्कूलों के कार्यक्रमों में भी लोग उसे सुबोध जी कहकर बुलाते थे। वो इंसान जिसने डर को नई परिभाषा दी थी। हर शाम उसके घर के बाहर लोगों की भीड़ होती। कोई नौकरी खोकर टूटा हुआ आता, कोई रिश्ता टूटने के बाद डरा हुआ, तो कोई जो खुद से ही डरता था। सुबोध सबकी बातें सुनता और बड़ी सहजता से कहता, जो चला गया उसे मत पकड़ो, जो बचा है उसे समझो, क्योंकि अधूरेपन में ही तो जिंदगी का स्वाद छिपा है। एक दिन एक छोटी लड़की आई, शायद 10 साल की। वो बोली, अंकल, मुझे रात को अंधेरे से डर लगता है कोई मेरे कमरे में होता है। सुबोध मुस्कुराया, और जब लगता है कोई है तब क्या करती हूँ? मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। कभी आंखें खोल कर देखो, शायद वो डर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा दोस्त हो। लड़की हंस पड़ी। डर दोस्त कैसे हो सकता है? सुबोध ने कहा, क्योंकि डर तुम्हें सतर्क रखता है, तुम्हें खुद से बचाता है, बस उसे समझना पड़ता है। वो लड़की हर दिन आने लगी। उसका नाम था अनन्या। धीरे धीरे वो डरना छोड़ने लगी। अब वो कहती, अंकल, मुझे अब अंधेरा बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप कहते हैं उसमें भी कहानी छिपी है। सुबोध को उसे देखकर नेहा याद आ जाती। वो सोचता, कभी नेहा भी ऐसे ही मुझसे कहानियां सुनना चाहती थी, पर मैंने तब सुना नहीं। अब वो हर किसी की कहानी सुनता था, क्योंकि वो जानता था कभी जो हम अनसुना कर देते हैं वो बाद में हमारे अंदर गूंज बनकर लौटता है। धीरे धीरे अनन्या भी बड़ी हुई। उसने एक दिन कहा, अंकल, मैं आपकी तरफ बनना चाहती हूं, जो डर को समझे, डराए नहीं। सुबोध मुस्कुराया, तो फिर सुनो, डर से मत लड़ो, बस उससे बात करो, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगा। वक्त गुजरता गया। सुबोध अब 60 के करीब उम्र का हो चुका था। बाल सफेद, लेकिन चेहरे पर वही सुकून। एक शाम जब सूरज ढल रहा था तो अनन्या उसके पास आई, हाथ में मोबाइल लिए हुए। अंकल देखिए, आपके नाम पर एक ट्रस्ट बना है, नेहा सुबोध फाउंडेशन। लोग आपकी बातें सीखकर बच्चों को सिखा रहे हैं। सुबोध मुस्कुराया, नेहा सुबोध? हाँ, आपकी कहानी अब सबकी हो गई है। उस रात सुबोध अकेला बैठा था। आसमान तारों से भरा था। उसने धीमे से कहा, नेहा देखो, अब लोग तुमसे डरते नहीं, तुमसे सीखते हैं। हवा चली, चंपा की खुशबू फैली, और कहीं बहुत पास से एक हल्की आवाज आई, मैंने कहा था ना सुबोध, कहानी कभी खत्म नहीं होगी। सुबोध मुस्कुराया, हाँ, अब वो बच्चों की हंसी में है, लोगों की समझ में है, और हर उस दिल में है जिसने कभी किसी को खोया। अचानक बिजली चमकी, हवा थोड़ी तेज हो गई, पर सुबोध को डर नहीं लगा। उसने आंखें बंद की और महसूस किया वो अब भी वही है। वो बोला, नेहा, अब तुम किसी आत्मा नहीं, एक एहसास हो। और उसके सामने जैसे एक हल्की सी छवि बनी, मुस्कुराती हुई, शांत सफेद रोशनी में नहाई हुई। वो बोली, मैं अब वही हूं जहां प्यार डर से ऊपर है। सुबह हुई। सुबोध कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, हाथ में वो पुरानी चेन जिसमें अब चमक और बढ़ गई थी। अनन्या आई, धीरे से बोली, अंकल। वो हिला नहीं, बस चेहरे पर वही मुस्कान थी, जैसे कोई बहुत गहरी नींद में शांति पा गया हो। उसके जाने के बाद भी उसकी कहानियां जिंदा रहीं। हर बच्चे को सिखाई जाती थी कि डर दुश्मन नहीं, वो बस एक आवाज है जो सुनना चाहती है। वर्षों बाद किसी रेडियो पर एक नई आवाज आई, मैं अनन्या बोल रही हूं। आज की कहानी है डर की दोस्ती। ये कहानी मैंने अपने गुरु सुबोध अंकल से सीखी थी। हवा में फिर वही खुशबू फैली, चंपा की, और कहीं बहुत दूर से एक आवाज आई। अब कहानी सच में पूरी हो गई। सुबोध के जाने के कई साल बीत चुके थे, पर अजीब बात यह थी, लोग कहते थे वो अब भी कहीं ना कहीं मौजूद है। कभी किसी के डर में, कभी किसी बच्चे की मुस्कान में, और कभी हवा में फैली उस चंपा की खुशबू में। अनन्या अब बड़ी हो चुकी थी। उसने नेहा सुबोध फाउंडेशन को संभाल लिया था। वो देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाती और कहानियां सुनाती। कैसे एक इंसान ने डर से बातें करना सीखा और एक रूह ने इंसानों को जीना सिखाया। लोग सुनते हुए रोते भी थे, मुस्कुराते भी। एक दिन अनन्या मुंबई के एक कॉलेज में पहुंची, स्टेज पर माइक लिया और बोली, आप सबको डर लगता है ना, कभी अकेलेपन से, कभी हार से, कभी किसी अपने को खोने से। भीड़ में सन्नाटा था। पर जानिए, डर बुरा नहीं होता,
वो बस हमें याद दिलाता है कि हम इंसान हैं। अगर उसे समझ लो तो वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। भीड़ में बैठी एक लड़की उठी और बोली, मैम, क्या वो नेहा सच में थी या बस कहानी? अनन्या मुस्कुराई। कहानी अगर किसी को बदल दे तो वो सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो सच बन जाती है। कार्यक्रम के बाद अनन्या जब गाड़ी में बैठी तो खिड़की के बाहर देखा। बारिश शुरू हो गई थी। वो मुस्कुराई, ठीक उसी तरह जैसे सुबोध अंकल कहते थे, हर आंसू के पीछे आसमान का एक हिस्सा छिपा होता है। वो आंखें बंद कर सोचने लगी। मन में वही पुराना गीत गूंजा जो सुबोध कभी गुनगुनाया करता था, डर नहीं, अब दरिया है ये जिंदगी। कुछ महीने बाद फाउंडेशन ने सुबोध स्मृति केंद्र नाम से एक जगह बनाई। वहां लोगों के डर और अधूरी कहानियां लिखी जाती थीं। हर दीवार पर लोगों ने अपनी बातें लिख छोड़ी। मुझे अब डर नहीं लगता, मैंने अपने बेटे से माफी मांगी, मैं अब अकेली नहीं हूं। वो जगह अब किसी मंदिर से कम नहीं लगती थी। ना कोई भगवान, ना कोई मूर्ति, बस इंसानों की सच्चाइयां। एक रात अनन्या अकेली वहां बैठी थी। हवा में वही खुशबू थी, चंपा की। कमरे में हल्की रोशनी थी और बीच में रखी वो पुरानी चेन जो अब कांच के बॉक्स में रखी गई थी। वो बोली, अंकल, सब पूरा हो गया, अब लोग डर से नहीं, अपने दिल से बात करते हैं। हवा चली, दिए की लौ हल्की सी झिलमिलाई और उसने सुना। कहानी का मकसद डर को मिटाना नहीं था, उसे समझना था। तुमने वो कर दिखाया अनन्या। अनन्या मुस्कुराई। नेहा दीदी, आप अब भी यही हैं ना? धीमी सी आवाज आई। जहां लोग सच्चे होते हैं वहां मैं हमेशा होती हूं। अगले दिन अनन्या ने बच्चों के साथ एक नई पहल शुरू की, डर से दोस्ती अभियान। वो बच्चों से कहती, हर डर का नाम रखो, उसे दोस्त बनाओ, फिर देखो वो तुम्हें कभी नहीं डराएगा। एक बच्चे ने कहा, मैम, मेरा डर का नाम है नेहा दीदी। अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने बच्चे के सिर पर हाथ रखा। तुम्हारा डर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बस तुम्हें मजबूत बनाएगा। कुछ महीनों बाद फाउंडेशन का 5वां सालगिरह समारोह था। हर कोई खुश था। सैकड़ों लोग आए थे, वो लोग जिनकी जिंदगियां इस कहानी से बदली थी। मंच पर अनन्या खड़ी हुई। उसने कहा, आज अगर सुबोध अंकल यहां होते तो वो यही कहते, डर खत्म नहीं होता, बस उसका चेहरा बदल जाता है। सभी ने तालियां बजाईं। कमरे में रोशनी थोड़ी तेज हो गई और एक हल्की सी हवा चली। किसी ने कहा, महक आई क्या? ये तो चंपा की खुशबू है। अनन्या मुस्कुराई, हाँ, कोई हमें सुन रहा है। समारोह के बाद वो बाहर निकली, आसमान की तरफ देखा और कहा, अब ये कहानी मेरी नहीं, हमारी है। दूर कहीं बादलों के बीच एक हल्की चमक हुई, जैसे किसी ने मुस्कुराकर कहा, और अब ये कहानी अमर हो गई। 5 साल बीत गए थे। नेहा सुबोध फाउंडेशन अब एक छोटी संस्था नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बन चुका था। देश के अलग अलग हिस्सों में डर से दोस्ती नाम का अभियान चल रहा था। स्कूल, कॉलेज, गांव, हर जगह लोग अपने डर के बारे में खुलकर बात करते थे। किसी को अंधेरे से डर लगता था, किसी को अकेलेपन से, किसी को हानि से और किसी को अपने अंदर की सच्चाई से। पर अब वो डर छिपता नहीं था। हर कोई उसे सुनता, समझता और कहता, चलो इसे दोस्त बना लेते हैं। अनन्या अब भी वही थी, सादगी में सजी, मुस्कुराती, पर भीतर बहुत कुछ जान चुकी। उसने अपने दिल में सुबोध और नेहा दोनों को जगह दी हुई थी। कभी कभी रात को वो छत पर बैठ जाती, चांद को देखती और सोचती, क्या सच में आत्माएं रहती हैं? फिर खुद ही जवाब देती, हाँ, अगर यादें आत्माएं हैं तो वो हर जगह हैं। एक दिन दिल्ली में एक कार्यक्रम था, डर से दोस्ती के 5000वें सदस्य के स्वागत के लिए। मंच पर जब अनन्या पहुंची तो उसके सामने हजारों लोग बैठे थे, हर उम्र, हर भाषा, हर सोच के। उसने माइक उठाया और बोली, आज जो हम हैं वो एक आदमी की वजह से हैं, जिसने एक रूह से बातें की, डरा नहीं, समझा, और उस समझ ने हमें जिंदा होना सिखाया। भीड़ में एक बूढ़ा आदमी उठकर बोला, बिटिया, क्या वो सच में था? अनन्या मुस्कुराई। सुबोध अंकल अब भी हैं, बस दिखते नहीं, कभी किसी की हंसी में, कभी किसी की हिम्मत में और कभी मेरे हर शब्द में। भीड़ ने ताली बजाई। कुछ लोग रो भी रहे थे। उसने आगे कहा, हम डर को मिटा नहीं सकते, क्योंकि वो भी हमारी तरह जीना चाहता है। बस उसे नाम देना पड़ता है, ताकि वो हमारी कहानी का हिस्सा बन जाए।
हमारा दुश्मन नहीं। सामने बैठे बच्चों ने हाथ उठाए। मैम, हम भी डर को नाम देंगे। अनन्या हंसी। बस यही तो चाहिए था, डर से डरना नहीं, उसे समझना। कार्यक्रम के बाद एक छोटा बच्चा उसके पास आया। उसके हाथ में एक कागज था। उसने कहा, मैम, ये मेरी माँ के लिए। कागज पर लिखा था, माँ अब नहीं डरती, क्योंकि अब उसे पता है डर सिर्फ एक कहानी है जो अगर सुन ली जाए तो खत्म हो जाती है। अनन्या की आंखें भीग गईं। वो बोली, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बहादुर है। बच्चा बोला, वो कहती हैं कभी किसी सुबोध अंकल ने उन्हें डर से मिलवाया था। अनन्या चौंकी। क्या नाम बताया उन्होंने? नेहा दीदी। अनन्या सन्न रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि यह संयोग था या कोई संकेत। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद बेटा, और आसमान की तरफ देखा जैसे किसी को जवाब दे रही हो। रात में वो अपने कमरे में लौटी। बाहर हल्की बारिश थी। खिड़की पर चंपा की खुशबू फैल गई थी। उसने वही पुरानी चेन उठाई जो अब फाउंडेशन की निशानी बन चुकी थी। वो बोली, अंकल, दीदी, लगता है अब समय आ गया है। कहानी अब पूरी दुनिया की हो गई है। उस वक्त हवा में कुछ बदला। कमरा थोड़ा ठंडा हुआ और उसने महसूस किया जैसे कोई पास आकर कह रहा हो, हम अब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वो मुस्कुराई। मुझे पता है। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन थी, डर से दोस्ती अभियान ने 10 लाख लोगों की जिंदगी बदली। नीचे फोटो थी, अनन्या बच्चों के बीच मुस्कुराती हुई, और बैकग्राउंड में हल्की धुंध में जैसे 2 परछाइयां झलक रही हों, एक पुरुष और एक महिला। दोनों मुस्कुरा रहे थे। उस दिन शाम को अनन्या ने अपने डायरी में लिखा, कहानी पूरी नहीं हुई, बस अब हर इंसान इसकी एक पंक्ति लिख रहा है। डर अब दुश्मन नहीं, एक दोस्त है जो हमें खुद से मिलवाता है। सालों बीत गए। फाउंडेशन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा था। भारत से लेकर जापान, यूरोप और अफ्रीका तक लोग डर से दोस्ती का नाम सुनते ही मुस्कुरा उठते थे। हर देश में अब एक सुबोध रूम बनाया जाता था जहां लोग अपने डर, अपने अधूरे जज्बात लिखते थे। किसी ने लिखा, मुझे अब नींद आने लगी है। किसी ने लिखा, मैंने माफ कर दिया। किसी ने लिखा, मैं अब खुद को पहचानता हूं। अनन्या अब 50 के करीब थी। उसके बालों में कुछ सफेदी झलक रही थी, पर चेहरा वैसा ही शांत था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस सुकून था। वो हर सुबह चंपा के पेड़ के नीचे बैठकर चाय पीती और हवा से बातें करती। कभी कभी लगता वो हवा जवाब भी देती थी। एक शाम उसे एक पुराना लिफाफा मिला। कहीं से भेजा गया था, पर उस पर कोई नाम नहीं था। अंदर एक छोटा सा नोट था, अनन्या, कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब वो तुम्हारे बिना भी आगे बढ़ रही है। नीचे बस 2 अक्षर थे, N&S। वो मुस्कुराई। नेहा और सुबोध। लंबे समय बाद उसकी आंखों से आंसू निकले, पर उस आंसू में दर्द नहीं था, बस एक गहरा अपनापन था। उसी रात उसने तय किया वो अब डर से दोस्ती की अगली पीढ़ी को सौंप देगी। उसने युवाओं को बुलाया जो अब इस काम को आगे बढ़ाना चाहते थे। वो बोली, अब ये सिर्फ एक संस्था नहीं, एक सोच है। अगर कोई डर कर भी मुस्कुरा सके तो समझो कहानी अभी जिंदा है। आखिरी बार जब उसने उस जगह को देखा जहां सब शुरू हुआ था, वो पुराना घर जहां सुबोध अंकल रहा करते थे, अब एक सेंटर ऑफ होप बन चुका था। लोग वहां आते, धूप सेंकते, कहानियां सुनते और अपने डर छोड़ जाते। दीवार पर अब एक बड़ा बोर्ड था, यहां डर की नहीं, समझ की कहानी शुरू होती है। अनन्या वहां बैठी थी, हवा में वही चंपा की खुशबू। उसने आंखें बंद की और कहा, अंकल, दीदी, मैंने वादा निभाया। कहानी अब किसी की नहीं रही, ये सबकी है। धीरे से हवा चली, दिए की लौ झिलमिलाई और एक हल्की सी आवाज आई, कहानी वही रहती है, बस सुनाने वाले बदल जाते हैं। अनन्या मुस्कुराई। उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। कई साल बाद वही सेंटर ऑफ होप के बाहर एक नई पीढ़ी बैठी थी। एक लड़की अपने दोस्तों से कह रही थी, जानते हो, कभी यहां एक आदमी और एक रूह की दोस्ती हुई थी जिसने लोगों को जीना सिखाया। दोस्त हंसते हुए बोले, भूतिया लव स्टोरी? वो लड़की बोली, नहीं, इंसानी लव स्टोरी। रात को हल्की हवा चली, पेड़ से चंपा का एक फूल गिरा और उस लड़की की गोद में आ गिरा। वो बोली, लगता है कोई अब भी सुन रहा है।
आसमान में बादल हटे और एक पल के लिए जैसे दो परछाइयां दिखीं, एक पुरुष और एक स्त्री। दोनों मुस्कुराए, धीरे धीरे धुंध में गुम हो गए और फिर बस एक हल्की सी आवाज आई, कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब तुम्हारी बारी है उसे सुनाने की। कभी कभी सबसे डरावनी कहानी सबसे खूबसूरत सच्चाई बन जाती है। कभी किसी का डर किसी और की हिम्मत बन जाता है और कभी किसी की रूह किसी और के दिल में जिंदा रहती है।